Azish from Pearls of Pediatrics. Today we are going to discuss the history of diarrhea यानी मोशन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक निमोनिक याद कराया था, दोस्त प्यारा, तो डी से ड्यूरेशन यानी कितने अरसे से है। ड्यूरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्यूट, क्रॉनिक और परसिस्टेंट का पता चल जाता है। जैसे एक्यूट लेस देन 14 डेज़ होता है, क्रॉनिक और परसिस्टेंट ग्रेटर देन 14 डेज़ होता है, और परसिस्टेंट में साथ में फीवर भी होता है। फिर ओ से ऑनसेट होता है, अचानक से मोशन हुए थे या काफ़ी टाइम से हुए थे। फिर एस से साइट, अगर तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मोशन होंगे तो वो बड़े बड़े होंगे, वाटरी होंगे, ठीक है, और उनकी एसिडिक पीएच होती है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं वो छोटे छोटे पहाने होते हैं, बार बार पेशेंट को वॉशरूम जाना पड़ता है। स्वेरिटी में पूछना है कि मोशन इतने शदीद तो नहीं होते कि बच्चा निढाल हो जाता हो, हॉस्पिटलाइज हो जाता हो, पेट सूज जाता हो या छोटा पेशाब आना बंद हो जाता हो, ठीक है। टी से टाइमिंग के बारे में पूछना है कि रात के वक्त तो नहीं होते। पी से प्रोग्रेशन पूछना है कि पहले से बेहतरी है ये, वैसा ही है, ज़्यादा मसला बढ़ गया है। आई से इंटेंसिटी पूछना है कि दिन में कितनी दफ़ा पहाना करता है, ठीक है। और यानी इंटेंसिटी में आपने फ्रीक्वेंसी का भी पूछना है और ग्रेडिंग का भी पूछना है। और ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं कि पहले पूछेंगे नरम होते हैं या पानी वाले होते हैं। अगर नरम होते हैं तो वो ग्रेड 1 होगा, और पानी वाले होते हैं तो ग्रेड 2 होगा। अब पानी वाले आपने पूछना है कि उसका रंग पहाने की तरह का होता है या बिल्कुल पानी की तरह का होता है। अगर वो कहते हैं कि पहाने की तरह का रंग होता है तो आप पूछेंगे उसमें फटकरी, क्योंकि अगर पहाने की तरह का रंग होता है, येलो कलर का होता है, तो वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होता है, और बिल्कुल पानी होता है तो ग्रेड 5 होता है। अब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि आप उससे पूछते हैं कि उसमें फटकरियाँ होती हैं या नहीं होती। अगर तो फटकरियाँ आती हैं तो वो ग्रेड 4 है, और अगर नहीं है तो वो ग्रेड 5 है। इसके साथ एग्रीवेटिंग फैक्टर का आप पूछेंगे कि किस चीज़ से पहाने या मोशन बढ़ता है। दूध पीने से तो नहीं बढ़ता, जैसे लैक्टेज डेफिशिएंसी के अंदर होता है, फल या जूस पीने से, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। रिलीविंग फैक्टर्स किस चीज़ से मोशन कम होते हैं, यानी कुछ ना खाने से कम होते हैं, जैसे ऑस्मोटिक डायरिया के अंदर ऐसा होता है। फिर एसोसिएटेड में आपने सारे अपने डीडीज रूल आउट करने हैं, जिसमें अगर मोशन के साथ ब्लडी डायरिया है तो आपने बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस का लाजमी पूछना है, और उसमें आपने ये पूछना है कि जो है वो पेशेंट को घर में कोई किसी और को तो नहीं पेचिस का मसला, ठीक है, और सफाई का खास ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, ठीक है। HUS के लूज़ मोशन के साथ छोटा पेशाब आना बंद तो नहीं हो गया था। शगैला का पूछेंगे कि लूज़ मोशन के साथ झटके तो नहीं लगे। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल का पूछेंगे कि एंटीबायोटिक के बाद तो नहीं हुआ। एब्डोमिनल टीबी का पूछेंगे घर में किसी को टीबी तो नहीं है। फ्लू के साथ तो नहीं मोशन वगैरह है, और काउ मिल्क दूध की वजह से तो नहीं हुआ। अगर बच्चे का वज़न कम हो रहा है तो लैक्टेज डेफिशिएंसी के बारे में पूछेंगे कि बच्चे का पेट तो नहीं सूजा रहता, हवा के साथ तो नहीं बच्चा मोशन करता, और कोई रैश वगैरह तो नहीं है। सीली का पूछेंगे कि गंदम या गंदू से बनी हुई चीज़ के साथ तो नहीं मोशन हो रहे। या आप पूछ लेंगे पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के बदबूदार पहाने तो नहीं हैं, लेसदार पहाने तो नहीं हैं। या बच्चे को खाना पीने, प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन का पूछेंगे, बच्चे को खाने पीने के लिए ठीक मिलता है या नहीं मिलता। IBD का पूछेंगे कि उसमें जो है वो पस वगैरह या जो है बच्चे को मुँह में छाले वगैरह इस तरह की चीज़ तो नहीं है। या बच्चे को गर्मी या सर्दी तो नहीं ज़्यादा लगती। हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए डायबिटीज़ मेलाइटिस का भी पूछेंगे। एडिसन में के बच्चे का रंग तो नहीं ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसमें भी डायरिया हो सकता है। स्केड या जो इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है उसमें भी डायरिया हो सकता है। उसमें आपने पूछना होगा कि मुंह में बच्चे को जिल्द पर छाले तो नहीं बनते या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं होती, ठीक है। और फेमिलियल क्लोराइड डायरिया के घर में किसी और को, ख़ानदान में किसी और को तो डायरिया नहीं है। और इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इसमें आ सकता है। और साथ में आपने इसमें लिम्फेंजेक्टेजिया के बच्चे का जिस्म सूजा हुआ हो और उसके साथ मोशन हो। अगर वेट लॉस भी नहीं है, ब्लडी डायरिया भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटरी डायरिया, तो फिर आपने पोस्ट इन्फेक्शस पूछना है कि इन्फेक्शन के बाद तो नहीं बच्चे को डायरिया लगा, बच्चे को दूध शुरू कराने के बाद तो नहीं डायरिया हुआ, एलर्जी हो सकती है। या जूस लेने के बाद तो नहीं बच्चे को डायरिया लगा। या कब्ज़ के लिए या जो उल्टी के लिए आप दवाई दे रही थी उसके बाद तो नहीं डायरिया लगा। ड्रग्स आर ऑल्सो द कॉज। और तीसरा पूछेंगे कुछ भी खाने के बाद बच्चा पहाना तो नहीं कर देता, डैट इज़ टॉडलर डायरिया। और एंकोप्रेसिस का भी आप पूछ लेंगे कि पहाना बच्चा रोक लेता हो या थोड़ा थोड़ा पहाना निकालता हो, ठीक है। तो दीज आर ऑल द हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स इन डायरिया। सो हल्का सा मैं इसको रिवाइज़ कर देती हूँ। जो भी आपके पास, जैसे हमने लास्ट टाइम फ़ीवर को डिस्कस किया था उसमें हमने भी निमोनिक दोस्त प्यारा किया था, इस डायरिया में भी आपने दोस्त प्यारा ही करना है। और इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी को के बारे में पूछना है, क्योंकि अगर दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा स्टूल बच्चा पास कर रहा है तो ये डायरिया है, ठीक है। और ग्रेडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर और एसोसिएटेड डीडीज़ में फिर आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि
लूज़ मोशन के साथ ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा, वेट लॉस है कि नहीं है, और वेट लॉस के साथ साथ वेट लॉस भी नहीं है, ब्लडी स्टूल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लडी वाटरी डायरिया है. Hopefully this video will help you to learn the key points related to diarrhea. Kindly give your experience related to my video or your own opinions. What should I do more to make it more fruitful for the part 2 candidates, so that it will be easier for all of us to get through it. So hopefully you will like it. So thank you so much.